अगली हेडिंग है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोसेवर्ट लॉ। बायोसेवर्ट, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोसेवर्ट, ठीक है। तो हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ चुकी है इंटीग्रेशन μ0/4 I dl साइन थीटा और डिवाइड बाई r। ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है बायोसेवर्ट लॉ का, ठीक है। अब ऐसे हमें वेक्टर बनाना है, वेक्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वेक्टर है बट अभी किस फॉर्म में है? स्केलर फॉर्म में, ठीक है। तो कोई वेक्टर अगर स्केलर फॉर्म में लिखा है तो इससे हम वेक्टर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसके लिए याद करिए, आपने वेक्टर में एक वेक्टर पढ़ा था वेक्टर चैप्टर में, जिसका नाम था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जो किसी वेक्टर, अगर कोई वेक्टर मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है तो उसको वो डायरेक्शन दे देता है, तो वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइए, ध्यान रखिएगा कि मैं स्केलर की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि यूनिट वेक्टर को पहले तो लिख लेते हैं हम लोग, ये हमारा यूनिट वेक्टर है r कैप इक्वल टू वेक्टर r डिवाइड बाई r, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। इसे हम लोग r कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर r डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, जो मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना होता है? 1, ठीक। और 1 की खास बात यह है कि अगर 1 को किसी में मल्टीप्लाई कर दें तो इससे मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि इसको स्केलर में मल्टीप्लाई कर दे स्केलर वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई वेक्टर अगर स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसमें अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सिंपल एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई फोर्स है, कहीं पे लिखा हुआ है 10 न्यूटन, फोर्स 10 न्यूटन अप्लाइड अलोंग एक्स एक्सिस। आप इसी बात को ऐसे लिख सकते हो 10 न्यूटन इंटू आई कैप या 10 आई कैप, ठीक है। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, किधर की तरफ? एक्स की तरफ। तो आप जानते हैं यूनिट वेक्टर एक्स की तरफ आई कैप होता है, वाई की तरफ जे कैप होता है और जेड की तरफ के कैप होता है। तो आप उसी को आप 10 इंटू आई कैप लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी 10 न्यूटन किसमें था? मैग्नीट्यूड में। आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ठीक। तो अब इससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसमें चेंज हो जाएगी? वेक्टर में। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और बी में फिर हम लोग वेक्टर लगा देते हैं। तो अब ये हो जाएगा μ0/4 I dl साइन थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर, और ये वेक्टर r डिवाइड बाई r मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब ये वेक्टर r डिवाइड बाई r स्क्वायर पहले से एक और आया, क्या हो गया? r क्यूब हो गया, और नीचे तो r क्यूब हो जाएगा। ऊपर की जब बात करते हैं, बताइए ये क्या चीज थी? आइडियल क्या चीज है? आइडियल। तो आइडियल हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी, ठीक है। नाम याद रखिए, इसे क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट, ठीक है। ये भी वेक्टर ये r, ये पोजीशन वेक्टर, दो वेक्टर ऊपर हमारे पास में है और साथ में क्या है? साइन थीटा। अब याद करिए, वेक्टर में अगर दो वेक्टर होते थे साथ में साइन थीटा होता था तो उनसे मिलने वाला वेक्टर कैसे मिलता था? दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। जब दो वेक्टर के साथ में कॉस थीटा होता है तो डॉट प्रोडक्ट होता है, साइन होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे मैग्नेट में हमारे काम आएगी। यहां पर हमारे क्रॉस प्रोडक्ट ही काम आएगा, डॉट प्रोडक्ट काम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं जरा। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी इक्वल टू μ0/4 और ये हो जाएगा आई डीएल, इसके ऊपर वेक्टर और इनटू क्रॉस आर और डिवाइड बाई आर क्यूब, नीचे हो जाएगा आर। ये आ गया हमारे पास एक फार्मूला वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। μ0/4 अब स्केलर है, आर क्यूब स्केलर है, इन पर ध्यान मत दीजिए आप, इस पे ध्यान दीजिए। आई डीएल क्रॉस आर से तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पर बीच में साइन क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट आई डीएल क्रॉस आर, इनसे क्या मिल रही है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किससे मिलती है? करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो यही हमारा वेक्टर फॉर्म है। अभी इसको थोड़ा सा मैं आपको और समझाता हूं अच्छे से। ये हमारा वेक्टर फॉर्म है और ये डायरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं इसको रख करने जा रहा हूं, आगे की बात आपको थोड़ा सा उसको और समझाने जा रहा हूं, फिर धीरे धीरे इसको एप्लीकेशन पे आएंगे, फिर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। तो मैं इसे रख करने जा रहा हूं। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में
हमारा जो है हमारी फील्ड आ गई है। और अब मैं इसको आपको थोड़ा सा और समझाने जा रहा हूं कि डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। भाई वेक्टर समझ लिया हमने वेक्टर फॉर्म में, पर डायरेक्शन हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान समझिएगा जरा। सबसे पहले बताइए कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और साथ में ये एन कैप भी होता है, ठीक है। क्या बताता है, डायरेक्शन। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास में, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप दो वेक्टर हमारे पास में, एक ए है और एक बी है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे समझेंगे आप लोग। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग एक प्लेन ले लेते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट अगर समझ में आपको आ जाएगा तो ये आपको बायो-सेवर्ट का वेक्टर फॉर्म समझ में आ जाएगा, और डायरेक्शन में फिर कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये पहला वेक्टर कौन सा है, ए, और दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी है। तो एक वेक्टर हमारा ये प्लेन है, ठीक है, एक वेक्टर हमारा ये ए है, और इसी प्लेन पे एक वेक्टर क्या है हमारा, बी है, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसकी होती है, वेक्टर ए क्रॉस बी, यानी कि इनसे मिलने वाले क्रॉस प्रोडक्ट की, ध्यान रखिएगा। ए क्रॉस बी, ए के भी परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी, बी के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के ही परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में हम ए और बी से मिलने वाले वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। एक सिंपल सा रूल है, राइट हैंड पाम रूल, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट यूज नहीं करना है, राइट ही यूज करना है। अपना राइट हैंड थंब, जो राइट हैंड थंब है वो कहां रखेंगे, कभी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन फाइंड करनी हो, चाहे कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, राइट हैंड थंब कहां रखेंगे, पहले वाले वेक्टर की तरफ, ए की तरफ, और फिंगर कहां रखेंगे, दूसरे वाले वेक्टर की तरफ, बी की तरफ। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो इनसे मिलने वाला वेक्टर ए क्रॉस बी, कोई इनसे मिलने वाला वेक्टर वो कहां होगा, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, आउटवर्ड डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर बी क्रॉस ए करें, ये बी हो जाए और ए बी हो जाए और बी क्या हो जाए, ए हो जाए, तो फिर वेक्टर प्रोडक्ट कहां मिलेगा, नीचे की तरफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कभी भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो पहले वाले वेक्टर की तरफ राइट हैंड थंब रखिए, दूसरे वाले वेक्टर की तरफ फिंगर रखिए, हथेली के परपेंडिकुलर क्या मिल जाएगा, इनसे मिलने वाले वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है, आ गया। अब बताइए बायो-सेवर्ट लॉ पे आते हैं, वेक्टर फॉर्म पे आते हैं। अब बताइए जरा, ये तो समझ लिया आपने, आपको याद भी आ गया होगा, ये आपने पढ़ा था 11th में, है ना। तो अब बताइए कि अपना बायो-सेवर्ट लॉ क्या था, वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर और डिवाइड बाई आर क्यू। तो ये जो वेक्टर बी है ये किससे मिल रहा है, ये वेक्टर बी किससे मिल रहा है, आई डीएल क्रॉस आर से। तो बताइए कि अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें तो क्या इसका फिगर इस टाइप से आ जाएगा। एक प्लेन ड्रॉ कर लिया, एक प्लेन ड्रॉ कर लिया, ये पहला वेक्टर हमारा क्या है, आई डीएल, ठीक है, दूसरा वेक्टर हमारा क्या है, वेक्टर आर, और तीसरा जो इससे मिलने वाला वेक्टर है वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कहां पर होगा, इनके प्लेन के परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके भी परपेंडिकुलर है और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये है, ये वेक्टर फॉर्म है, पढ़ तो लिया हम लोगों ने, लेकिन मेन डायरेक्शन का कंसेप्ट ये है, ध्यान रखिएगा। ये जो आईडीएल है, ये जो वेक्टर आईडीएल है, इधर की तरफ अपना क्या रखना है, आपको अपना थंब रखना है, ठीक है, थंब रखना है, और फिंगर कहां रखनी है, इधर की आर की तरफ क्या रखनी है, फिंगर। ध्यान रखिएगा, आर वेक्टर जो आर है ये कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। और ये जो आईडीएल है ये कौन सा वेक्टर है, ये करंट एलिमेंट है, और करंट एलिमेंट बताया था मैं डायरेक्शन कहां होती है, करंट की तरफ, ठीक है। तो सिंपल सा एक रूल है, बहुत ध्यान सुनिएगा, बताने जा रहा हूं, ठीक है। अपना राइट हैंड थंब कहां रखेंगे, करंट की तरफ, ठीक है, कहां की तरफ, करंट की तरफ, और फिंगर वहां रखेंगे, उधर की तरफ स्ट्रेच करेंगे जहां पर आपको फील्ड निकालनी होगी, ठीक है। तो पाम के परपेंडिकुलर क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बस ये रूल है और पूरे चैप्टर में यही रूल काम आएगा, बाकी और कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो सब रूल है वो नहीं से आए हैं, तो रूल याद करने से अच्छा है कि हम ये रूल याद करें जहां से वो रूल जनरेट हुए,
ओके, चलिए ये बात भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं, ठीक है। देखिए जरा कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए जरा। ये हमारे पास एक वायर है, ये हमारे पास एक वायर है और ये करंट इसमें फ्लो हो रही है। मान लीजिए वायर है, मार्कर को कुछ देर के लिए वायर मान लीजिए, करंट मार्कर में ऐसे जा रही है, ऐसे, और ये वायर मार्कर इसी प्लेन पर रखा हुआ है, ठीक है। आपको यहां पर फील्ड निकालनी है, वायर के इस तरफ और वायर के इस तरफ फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं या पी मान लेते हैं, चलिए इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्यू मान लेते हैं। अब सवाल ये है कि यहां पर वायर के राइट पे और वायर के लेफ्ट पे हम लोग फील्ड डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल रूल है, जो मैंने आपको बताया कि आप अपना राइट हैंड थंब, ध्यान रखिएगा, लेकिन लेफ्ट जो बच्चे लेफ्टी हैं वो ध्यान रखें, अपना राइट हैंड थंब यूज करना, राइट हैंड यूज करना। राइट हैंड थंब कहां रखेंगे, करंट की तरफ, ठीक है। और एक बात और कि थंब और फिंगर के बीच में हमेशा इसको आप ऐसे फैला लिया करो, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना लिया करो, ठीक। अगर एंगल नहीं दिया हुआ है तो ये करंट है, और मैंने बोला था फिंगर कहां रखनी है, कहां रखनी है, पोजीशन की तरफ, ठीक है, जहां जिस पोजीशन में फील्ड निकालनी है। तो यहां पर आप फिंगर रखोगे तो हथेली बंद है, हथेली बंद है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ, इधर की तरफ है, इनवर्ड। और यहां देखिए, अगर आप यहां थंब रखते हैं ऐसे, फिंगर यहां रखते हैं, हथेली खुली आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, बाहर की तरफ। बस सिंपल सा रूल है, अगर हथेली बंद है तो अंदर की तरफ, और अगर हथेली खुली है तो फील्ड बाहर की तरफ, ठीक। यही डायरेक्शन निकालने का कंसेप्ट है, तरीका है, ठीक है। तो एक और बात छोटी सी, कि आपने अक्सर देखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, हम डॉट से करते हैं। इनका क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि आपने एरो देखा होगा, एरो की जो शेप होती है तो वो इस टाइप की होती है, ऐसी होती है, इस टाइप की शेप होती है, ठीक है। तो यहां पर फील्ड कैसी थी, अंदर की तरफ, इनवर्ड। तो यहां पर एरो ऐसे जाएगा, और एरो जब जाएगा और अब यहां से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगी, एरो की टेल ऐसे क्रॉस टाइप की दिखेगी। इसीलिए यहां पर हम छोटा सा क्या बना देंगे, क्रॉस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन को। हम अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड में नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। तो ये फील्ड कैसी है, इनवर्ड डायरेक्शन में, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। और यहां पर ये फील्ड कैसी है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है और बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ, डायरेक्शन की बात भी हो गई। अब मेरे ख्याल से आपको डायरेक्शन में कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। तो बायो सेवर्ट लॉ आपका फिनिश हो गया, यही आपका बायो सेवर्ट लॉ था, ठीक है। और डायरेक्शन की बात मैंने पूरी बता दी है। आप चाहें तो उस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके डायरेक्शन के बारे में फिर से देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब डायरेक्शन की बात भी हो गई। अब सवाल यह है कि ये इससे हम क्या कर सकते हैं, बायो सेवर्ट लॉ किस किस काम आता है, मतलब एप्लीकेशन क्या है इसके। तो इसके एप्लीकेशन ये है कि हम इससे वायर की फील्ड निकाल सकते हैं, स्ट्रेट वायर की फील्ड हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हम लोग सर्कुलर वायर की फील्ड फाइंड कर सकते हैं। भाई वायर तो कई से हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, वायर को मोड़ देंगे तो वायर सर्कुलर भी हो सकता है, तो हम सबकी फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और उनके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इससे कर सकते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहा हूं, और वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब इसका एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, और हम लोगों ने बायो सेवर्ट लॉ पूरी तरीके से खत्म कर लिया, समझ में लिया अच्छे से हम लोगों ने। तो डायरेक्शन के बारे में समझ लिया, मेन तो डायरेक्शन समझना था। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, इसका एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मतलब ये वीडियो आपको 4 नंबर देगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक, और आगे भी आपकी हेल्प करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन ये है मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, हम स्ट्रेट वायर की फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास में एक वायर है, ये हमारे पास में एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, करंट इसमें हम लोगों ने आई ले लिया, करंट आई है। अब हमें इसकी फील्ड निकालनी है। मान लीजिए इसके मिड पॉइंट से यहां पर, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस दूर पे यहां कहीं पर P पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है, P पॉइंट पे यहां पर फील्ड निकालनी है। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पहले बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फील्ड निकालेंगे। तो एक लंबा प्रोसेस है और मैं उसको स्किप कर रहा हूं। मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि आप इसका एप्लीकेशन समझ के तो सीधे आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। तो मैं इस आ रहा हूं। तो आइए हम लोग जरा इसका एप्लीकेशन समझते हैं, इसकी फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि इस वायर की वजह से वहां पर जो पी पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन है कहां पर होगी, अंदर की तरफ की बाहर की तरफ, इनवर्ड की आउटवर्ड। सिंपल सा राइट हैंड थंब रूल है, मतलब राइट हैंड पाम रूल है। अपना राइट हैंड थंब कहां रखिए, करंट की तरफ, और फिंगर कहां रखिए जहां पर आपको फील्ड निकालनी, इस जगह पे। तो हथेली कैसी आ रही है, बंद आ रही है, पाम कैसा है, क्लोज है। इसका मतलब कि यहां पर फील्ड कैसी है, इनवर्ड। तो उसके लिए चाहे तो आप ऐसे क्रॉस का सिंबल लगा लीजिए। ठीक है, हमें पी पॉइंट पे फील्ड निकालनी। तो मैं आपसे बोल रहा था कि इंटीग्रेशन से इसका एक फॉर्मूला आता है। तो इंटीग्रेशन तो पूरा नहीं करेंगे, तो मेन हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो दोनों एंड, सबसे पहले दोनों एंड आप ऐसे मिला दीजिए, पी पॉइंट से कंबाइन कर दीजिए ऐसे। ठीक है, कंबाइन कर दीजिए। और नीचे वाला जो एंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो नीचे वाला एंड है, यहां पी पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, φ1। और ये जो एंगल बना रहा है ऊपर वाला, ये एंड, ये जो एंगल है, ये हम क्या मान लेते हैं, क्या जूम कर लेते हैं, φ2। तो ये हमारे पास दो एंगल हो गए, φ1 और φ2। और जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है वो डिस्टेंस कितनी है, r है, यहां पर फील्ड निकालनी है। और करंट कितनी है, I है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो डेरिवेशन से आता है। तो पहले फॉर्मूला में लिख देता हूं, B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4πr, और ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये स्ट्रेट वायर की फील्ड का जनरल फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को अप्लाई करके हम किसी भी टाइप के स्ट्रेट वायर की फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। बस स्ट्रेट वायर के लिए है, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस फॉर्मूले में, एक बार फॉर्मूला फिर देख लीजिए। बिना टाइप 4πr, ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, अब ये φ1 φ2 मैंने बताया था। ये वाला जो एंड इस पी पॉइंट बना रहा है एंगल कितना है, φ1 है, और जो ये बना रहा है कितना है, φ2। ठीक है, अगर आपने यहां पर φ1 और φ2 को समझ लिया तो ये मान लीजिए कि आपको स्ट्रेट वायर की फील्ड समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं वही आपको φ1 φ2 समझाने जा रहा हूं। ये जनरल फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। अब इस स्ट्रेट वायर में मैं कुछ आपको केस करने जा रहा हूं। अभी जो वायर की लेंथ है कैसी है, फाइनाइट है, एक निश्चित लेंथ है, फाइनाइट लेंथ है, पर्टिकुलर लेंथ है। लेकिन अगर इसकी लेंथ को हम इंक्रीज कर दें, अगर इसके लेंथ को हम इनफाइनाइट कर दें, तो ये फॉर्मूला, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कहने मतलब हम एक लंबे वायर के लिए, इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए हम फील्ड की बात करने जा रहे हैं। कहां पर, उसके मिड पॉइंट पे। तो कैसे निकालेंगे तो समझते हैं इस बात को हम लोग। और आप चाहे तो इसे केस नंबर फर्स्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एंड है और ये जो एंड है, दोनों को पकड़ लिया और दोनों को ऐसे खींचना स्टार्ट किया। मान लीजिए कि वायर धीरे धीरे से हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेंथ उसकी इंक्रीज कर रहे हैं। अभी लेंथ ज्यादा नहीं है, अब हम लेंथ बढ़ा रहे हैं। जैसे हम नीचे लेंथ ये बढ़ाएंगे और थोड़ी सी लेंथ ऊपर बढ़ाएंगे, या एंगल पे ध्यान दीजिएगा, तो ये मैं फिर से पी पॉइंट पे कंबाइन कर रहा हूं और ये मैं एक फिर से पी पॉइंट से मिला रहा हूं। अब बताइए क्या दिख रहा है आपको, φ1 बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, तो φ1 बढ़ जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, अब ज्यादा हो जाएगा। इधर φ2 भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इंक्रीज करेंगे तो ये और लाइनें दूर दूर जाएंगी, तो ये φ1 φ2 और बढ़ेगा। तो अब सवाल ये है कि इससे क्या होगा, ध्यान रखिएगा जरा।
ये एंगल, ये और ये एंगल दोनों कितने के हैं? ये भी 90 पे है, ये भी 90 है। तो अब यहां नीचे ध्यान दीजिएगा जरा, जब ये एंगल बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, और ये एंगल कितना हमारा है? ये 90 है। और राइट एंगल ट्राइंगल के या कोई भी ट्राइंगल का कितना, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। जब ये एंगल बढ़ेगा, ये एंगल 90 है और कांस्टेंट रहना है इसको, तो फिर ये वाला जो एंगल है, ये वाला, अब ये एंगल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उधर वो एंगल बढ़ेगा, ये कांस्टेंट रखना है, और तीनों का सम कितना है? 180 रखना है। तो 180 रखने के लिए जब ये एंगल बढ़ेगा तो ये एंगल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे वायर की लेंथ हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ये एंगल तो बढ़ेगा, बट ये एंगल कम होने लगेगा। आई बच्चों बात समझ में? ऐसे ही इधर हमारे पास में ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये वाला, ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये लाइनें पास पास आएंगी, इधर दूर हो रही, इधर ये पास पास आ रही है। ठीक है, तो अगर इसका एक फिगर बनाए हम लोग फिर से फिगर बनाए इसका, तो हम लोग इसका फिगर कुछ ऐसा बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, ये काफी लंबा वायर है, ये ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, ये वो पॉइंट है, पी पॉइंट, और ये वो डिस्टेंस आर। ये लेंथ है बहुत ज्यादा, आर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो गई। तो जब आप ऐसे कंबाइन करोगे, ऐसे ये कंबाइन करोगे, तो ये जो एंगल है, ये एंगल बहुत कम है। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये वाला एंगल बहुत कम है। ध्यान दीजिएगा, ये φ1 है, और ये कितना एंगल माना था हम लोगों ने? φ2, और ये 90 डिग्री का था। ठीक है, तो सवाल ये है कि जब ये हमने लेंथ बहुत बढ़ा दी, इनफाइनाइट कर दी, तो फिर इन एंगल का क्या होगा? तो आप जानते हैं एंगल कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब लेंथ बहुत ज्यादा कर देंगे तो ये एंगल फाइनली क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये लाइनें बिल्कुल क्या हो जाएंगी? पैरेलल। ऐसे ये एंगल क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, दो ट्राइंगल है यहाँ पर, एक ये है, ये एंगल 90, नीचे ये एंगल 90। ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इससे आप φ1 φ2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम लोग इनफाइनाइट लेंथ के वायर की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ φ1 इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं? φ1 + 90 + 0 = 180। तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। देख लेते हैं, φ1 + 90 + 0 = 180। तो 180 में 90 गया, राइट में शिफ्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो φ1 की वैल्यू कितनी आ गई? 90। ऐसे इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? ऊपर वालों का 180, और इसमें भी जो φ2 की वैल्यू है लास्ट में कितनी आ जाएगी? 90। ठीक, तो एक बात समझ लीजिए, इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए φ1 φ2 जो मेन हमारे पास मैंने बताया था, मेन हमारे ये एंगल है। ठीक है, एंगल है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट चीज है? आर। इन्हीं को अगर निकाल लिया, स्ट्रेट वायर का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो लंबे वायर के लिए φ1 φ2 की वैल्यू याद कर लीजिए, मैंने बताया पूरा आपको, कितनी होती है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल हम यहां रख दें φ1 φ2 में, तो हमें इनफाइनाइट वायर की लेंथ का फॉर्मूला मिल जाएगा, μ0I/4πr, और ये हो जाएगा sin 90 + sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये भी 1, ये भी 1, कितना आ गया? 2 आ गया, और नीचे कितना है? 4। ये 4 2 से कैंसिल हुआ, नीचे कितना बचेगा? 2। तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर का फॉर्मूला कितना आ गया? μ0I/2πr। ये आ गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमारे इनफाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला आ गया? क्या वैल्यू आ गई? μ0I/2πr। ठीक है, ध्यान देखिए बेटा, μ0/2π, ये वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है। मैट्रिक किस पे डिपेंड कर रही है? आई और आर पे। और वायर कैसा है? अब फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। तो एक बात और है बेटा, ध्यान रखिएगा, काम आएगी आपके। अगर करंट भी कांस्टेंट हो, तो डिस्टेंस की बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी? स्ट्रेट वायर की, इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, हम वायर से दूर जाएंगे, फील्ड कम होनी स्टार्ट हो जाएगी।
तो इनवर्स का रिलेशन है। अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ हाइपरबोला आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ इसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टेट वायर की फील्ड मैंने आपको बता दी, वो भी इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लेंथ के वायर की बता दी आपको। ठीक है, किस पॉइंट पे बताई मैंने आपको, मिड पॉइंट पे बताई। ठीक है, अभी 2 पॉइंट और बचे हैं। ठीक है, एक एंड पे, अभी आपने कहा निकाली, वायर के मिड पॉइंट पे, अब कहां निकालेंगे, एंड पे, और फिर कहां निकालेंगे, वायर के ठीक ऊपर, तो वायर के ठीक नीचे, मतलब वायर की लेंथ के ठीक सामने, ऊपर या नीचे, और देखेंगे क्या फील्ड आती है, और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे। ठीक है, अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये हमारा जनरल फार्मूला था, और ये हमारा अभी इनफाइनाइट लेंथ का फार्मूला आया है, μ0I/2πr। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। हम लोग बायो सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, और जनरल फार्मूला मैं आपको फिर एक बार बताता हूं कि जनरल फार्मूला क्या था हम लोग का, μ0I/4πr, और ब्रैकेट में sin φ1 और sin φ1 प्लस sin φ2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है φ1 और φ2। तो ये एंगल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये एंगल आपको याद होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, आपको निकालना आना चाहिए। और याद कर लो, स्टेट वायर के लिए, इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट स्टेट वायर के लिए इनकी वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब दूसरा केस करने जा रहे हैं। अगर वायर की जो लेंथ है इनफाइनाइट है, क्या लेंथ है, इनफाइनाइट, और हमें फील्ड यहां पर नहीं निकालनी है, फील्ड कहां निकालनी है, यहां पर निकालनी है। अगर मैं यहां पर कहीं पर फील्ड निकालनी है, यहां नहीं निकालनी, यहां पर निकालनी है, तो ये पॉइंट पी को हम यहां से कहां ले जाएंगे, इसके सामने। अब पी पॉइंट यहां पर आ गया, पहले पी पॉइंट कहां पर था, यहां था, इसे कहां ले गए, यहां पर फील्ड निकालनी, ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, और ये हमारा वायर है, ये हमारा स्टेट वायर है, ये हमारा स्टेट वायर है, इसकी फील्ड हमें कहां निकालनी है, पी पॉइंट। ठीक, तो बेटा यहां से हम लोग फिर से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है, फिर से लिख देता हूं जनरल फार्मूला, μ0I/4πr, और ब्रैकेट में sin φ1 प्लस sin φ2, ये हमारी वैल्यू। मैंने बताया आपको मेन चीज क्या है, मेन चीज है φ1 φ2 और फिर r। ठीक है, करंट वायर में हम लोगों ने कितनी ली, करंट हम लोगों ने I ली है। अच्छा, वायर कैसा लिया है, इनफाइनाइट वायर लिया है। तो ये तो आप जानते हो कि जो इनफाइनाइट वायर है, तो ये एंगल अपने आप कितना हो जाएगा, 0। ये एंगल क्या हो जाएगा, φ1। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90, आप अच्छे जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि φ2 कहां गया, भाई φ2 की वैल्यू रखनी है, φ2 कहां गया। तो जो एंगल हमें नहीं दिख रहा है, भाई इसी इंडिकेट ठीक सामने आप निकाल रहे हो, जो एंगल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पक्की बात है उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 0। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये वाला एंड पी पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, 0। तो इस पॉइंट के लिए φ2 की वैल्यू 0, ठीक सामने आएगा 0, और φ1 की वैल्यू ये वाला कितना एंगल बनाएगा, φ1। ठीक है, और अच्छे से आप जानते हो कि स्टेट वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इन तीनों को जोड़ दें, ये चूंकि एंगल 90 है, अपने आप φ1 की वैल्यू कितनी आएगी, 90, क्योंकि लंबा बहुत वायर लिया है हम लोगों ने। तो बस एंगल आ गए हमारा काम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है कितनी है, r है। ठीक है, वो चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। तो φ2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, φ2 आपका 0 आ गया, और φ1 कितना आ गया, p। यही पॉइंट अगर ये नीचे होता तो φ1 0 होता और φ2 कितना होता, 90। तो ये दोनों एंगल आप यहां पे डाल दो, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा μ0I/4πr। तो sin φ1 की वैल्यू 90, और प्लस sin φ2 की वैल्यू 0। और ये आप अच्छे जानते हो कि sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, ध्यान रखिएगा, sin 180 की वैल्यू 0 होती है, sin 0 की वैल्यु 0 होगी, तो ये हो गया 0, और sin 90 1 होता है, तो यहां पर 1 बचा। तो फाइनली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, μ0I/4πr × 1, यही हमारे पास आ जाएगी। ये आ गई फील्ड। ठीक है, कहां पर आई, मिड पॉइंट पे आई कि एंड पे आई, एंड पे आई। ठीक है, मिड पॉइंट पे कितनी फील्ड आई थी, याद करिए। अभी मैंने बताया था आपको कितनी फील्ड आई थी मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट पे जो फील्ड आई थी बेटा,
वो आई थी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, यानी कि ये वाली जो फील्ड है मिड पॉइंट पे फील्ड ज्यादा थी कि एंड पॉइंट पे ज्यादा है। यहां पर 4 है, डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये फील्ड कम है। तो बड़ा ये जो फील्ड है एंड पे, जो एंड पे फील्ड होती है वो मिड पॉइंट की क्या होती है, हाफ होती है। ठीक है, तो स्टेट वायर का इनफाइनाइट स्टेट वायर के दो केस आपको समझा दिए मैंने। यहां पर भी फील्ड आपको बता दी मैंने कितनी होगी, और यहां पर भी एंड पे बता दी कितनी होगी। अब कहां पर, ठीक वायर के सामने, अलोंग द वायर, लेंथ ऑफ वायर, ऊपर या ठीक नीचे। ठीक है, और उसके फिर बाद हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और फिर से बोल रहा हूं कि समझ में कुछ अगर आपको नहीं आता है तो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग आगे अगला केस करने जा रहे हैं स्ट्रेट वायर का। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। तुम्हारे पास में एक स्ट्रेट वायर है और इसकी जो लेंथ है वो फिर से हमने क्या ले ली, इनफाइनाइट ले ली। ये हमारे पास में स्ट्रेट वायर है। ठीक, अब फील्ड कहां निकालनी है, ना यहां निकालनी है मिड पॉइंट पे, ना एंड पे निकालनी, कहां निकालनी, ठीक वायर के सामने, ठीक ऊपर, यहां पे निकालनी है, या तो हमें कहां निकालनी है, यहां निकालनी है। ठीक है, इन जगह पे निकालनी है। इस पॉइंट को P मान लीजिए और इस पॉइंट को Q मान लेते हैं, और करंट की डायरेक्शन हम लोग ये ले लेते हैं, ऐसे, यही हम लोग ले रहे थे। ठीक है, कहां पर निकालनी फील्ड, ठीक वायर के सामने, ठीक वायर के सामने, ऊपर की तरफ, यहां ऊपर, या ठीक वायर के सामने नीचे। हम चाहे तो वायर ऐसे लिख ले, ठीक वायर के सामने, यहां पर या यहां। ठीक है, कैसे भी रख लो आप। तो अब सिंपल सा रूल इसका कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास बायो सेवर्ट लॉ है। बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ठीक है, ऊपर साइन थीटा भी होता है, डीएल भी होता है, साइन थीटा भी होता है, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा बायो सेवर्ट लॉ था। ठीक है, सीधे बायो सेवर्ट लॉ से आ जाएगा, बहुत सिंपल है। अब बताइए, ये जो साइन थीटा था, ये कौन सा एंगल था, याद करिए, ये साइन थीटा क्या था, ये करंट और जिस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे थे उन दोनों के बीच का एंगल था। पोजीशन वेक्टर जहां पर फील्ड निकाल रहे थे और करंट, उनके बीच का क्या था, एंगल था। अब बताइए कहां पर आपको फील्ड निकालनी है, P पॉइंट पे। ठीक है, तो जब ये वाला पॉइंट, ध्यान दीजिएगा जरा, ये वाला पॉइंट P पॉइंट, ये वाला पॉइंट, मान लो भाई एंगल थीटा है ये वाला, तो जब ये पॉइंट आप यहां से यहां ले आओगे तो फिर ये एंगल थीटा अपने आप क्या हो जाएगा, 0। और जब ये वाला पॉइंट आप यहां ले आओगे तो ये पूरा खुलेगा एंगल, और कितना हो जाएगा, स्टैंड होके 180। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये वाला जो एंगल है, अब ध्यान रखिएगा मैं φ1 φ2 की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं उस थीटा की बात कर रहा हूं। तो थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है, 0 है, और थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है, 180 है। तो आप अच्छे से जानते हो, चाहे हम 0 रखें साइन में, इसमें साइन में चाहे हम 0 रखें और चाहे हम 180 यहां पे रखें, दोनों की वैल्यू साइन में क्या होती है, 0। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि स्ट्रेट वायर के ठीक ऊपर, मतलब सामने, लेंथ के सामने, लेंथ के अलाउंग ऊपर या ठीक नीचे फील्ड क्या होती है, 0। आगे बात समझ में। ठीक है, 3 केस आपने समझ लिए, बल्कि 4 समझ लिए। जनरल का फॉर्मूला लगा के 4 केस आपने समझ लिए। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। फिर से बताता हूं आपको, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ब्रैकेट में sin φ1 प्लस sin φ2। ठीक है, स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की जो फील्ड का फॉर्मूला वो क्या होता है, क्या आया था अभी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। ठीक है, और एंड पे कितनी आई थी, फील्ड कितनी आई थी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। ठीक है, और एंड पे कितनी आई, एंड पे 0। क्लियर हो गया। अब और देखिए जरा, कुछ और इंपॉर्टेंट केस समझ लेते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अच्छा, और ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास स्ट्रेट वायर है। ठीक है, मान लीजिए इसके इनफाइनाइट है। अब सवाल ये है कि अभी हम लोगों ने यहां पर फील्ड निकाली थी, कहां पर निकाली थी, P पॉइंट पे फील्ड निकाली थी। याद करिए, ये एंगल कितना था, φ1, और ये एंगल कितना था, φ2।
और ये जो डिस्टेंस है कितनी थी, r थी, और ये एंगल ये भी 90 था और ये भी कितना था, 90 था। ठीक है, अब सवाल ये है, कभी कभी क्वेश्चन इस पे आ जाता है कि मान लीजिए ये P पॉइंट है वायर के ना तो मिड पॉइंट पे है, ना तो वायर के एंड पे है, वायर के एंड से भी थोड़ा सा कहां चला गया, नीचे। तो ऐसे केस से हम लोग क्या करेंगे, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, लेंथ इसकी इनफाइनाइट मान लीजिए। अब P पॉइंट हमारा जहां पर फील्ड निकालनी है, जो P पॉइंट हमारा है वो यहां है, इस जगह पे, ये P पॉइंट। ये ना तो हमारा एंड के सामने है, ना मिड पॉइंट के सामने है, ना तो हमारा ठीक इस एंड के सामने है, ना तो यहां पर है, ये उसके भी कहां है, नीचे। अब यहां पर कैसे फील्ड निकालेंगे, वो एंगल ϕ1 ϕ2 की वैल्यू कैसे लेंगे, क्या कंसेप्ट है, तो बहुत ध्यान समझिए जरा, सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा रूल है। अच्छा आप बताइए कि अगर ये एंड के सामने P पॉइंट होता तो क्या ये एंगल कितना होता, ये कितना एंगल होता, ये एंगल जो एंड बनाता क्या उससे हम ϕ2 लेते, और ये एंगल ϕ1 आपको दिख नहीं रहा है, तो एंगल नहीं दिख रहा, उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो बेटा यहां पर बताइए कि ϕ1 की वैल्यू कितनी है, 0, ϕ2, और ϕ2 अगर वायर बहुत लंबा है तो बाद में इसकी वैल्यू 90 डाल देंगे, तो ϕ2 है और लंबा है तो वायर तो 90 है, और ϕ1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, अगर P पॉइंट, बहुत समझिएगा, अगर P पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ जाए तो वैल्यू तो 0 में तो पहले से चली गई, ϕ1 की वैल्यू 0 है, 0 से और कम कर दें तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है कि समझने वाली बात है कि अगर ये P पॉइंट वायर के एंड पे नहीं है, थोड़ा सा एंड के नीचे है, यहां कहीं पे है, ध्यान दीजिएगा, ये जब हम ऐसे मिलाएंगे, ये ऐसे मिलाएंगे इस टाइप से, थोड़ा सा इसको ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, वायर यहीं तक है, यही हमारा वायर है, बाकी सब लाइनें हैं, ड्रॉ की है मैंने समझाने के लिए। ये वाला जो एंड, ये P पे जो एंगल बना रहा है, पूरा एंगल कितना है, ये एंगल है ϕ2। अब ये कितना बना रहा है, ये तो ये P पॉइंट इसके एंड के नीचे चला गया, तो ϕ1 की वैल्यू 0 से क्या हो गई, और कम हो गई, तो जो ϕ1 है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये समझने वाली बात है। तो ϕ1 की ये एंड जो एंगल बना रहा है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये वाला जो एंगल बना रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये एंगल आप देख रहे हो पूरा, ये कितना है, ϕ2 है। भाई जो P पॉइंट है वो इसके इधर थोड़ी ना है, वो तो इसके नीचे है ना, तो नेगेटिव कौन सा एंगल होगा, ϕ2 नहीं होगा, कौन सा होगा, ϕ1 होगा। बस अब ये एंगल क्वेश्चन में आपको दिए रहेंगे, और ये जो वायर से जो लेंथ है, ये लेंथ आपको दी रहेगी, एंगल दिए रहेंगे, और जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, μ0I डिवाइड बाई 4πr ब्रैकेट में साइन ϕ1। तो बेटा ϕ1 की वैल्यू माइनस में रखोगे आप, और ϕ2 की वैल्यू प्लस में रखोगे। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में साइन थीटा होता है, तो ऐसे वायर की जो फील्ड है वो आ जाएगी μ0I डिवाइड बाई 4πr, और ये हो जाएगा साइन ϕ2 माइनस साइन ϕ1, ये आ जाएगा। तो ये हमारी फील्ड आ गई ऐसे वायर के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा स्ट्रेट वायर कैसा भी हो, कहीं पर भी फील्ड निकालनी हो, हमारे पास हर तरीके से हम लोग उसकी फील्ड निकाल सकते हैं, सब सोल्यूशन हम लोग के पास में है। ठीक है, तो ये बायोसिमेट का एक बड़ा सेगमेंट आपने पढ़ लिया, बहुत थोड़ा सा बचा है क्योंकि थ्योरी काफी हो गई, थ्योरी पढ़ के आप लोग काफी आप बोर हो चुके होंगे, तो कुछ क्वेश्चन भी हम लोग अब इसके कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बायोसेवर्ट लॉ पूरी अच्छी तरीके से। अभी बायोसेवर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन बचा है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर मैं वीडियो खत्म करूंगा, और अगले वीडियो में आप मान सकते हैं कि ये पार्ट 1 था इसका जो है बायोसेवर्ट लॉ का, पार्ट 2 में अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट कुछ क्वेश्चन मैं स्टेट वायर के भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको रख करने जा रहा हूं। चलिए अब हम लोग उससे क्वेश्चन करते हैं।
ठीक। तो हम लोग पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये आया हुआ है, AI पेंटिंग आया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा नीट के पहले क्वेश्चन है, जब AI पेंटिंग हुआ करता तब का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छा है, उस कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो हमारे पास वायर है। ये क्वेश्चन क्या है, दो वायर है, ठीक है, दो वायर है, इनफाइनाइट लेंथ के वायर है और कैसे रखे हुए हैं, परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, बोर्ड के प्लेन परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। इसमें जो करंट है I है, इस वाले वायर में जो करंट है वो भी कितनी है, I है। ध्यान दीजिए जरा, एक लाइन, ये वायर नहीं है, लाइन है, एक लाइन ये दी हुई है और एक लाइन ये दी हुई है, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास अगर न्यूलाइट की बुकलेट है तो अपनी बुकलेट में देख लेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में जो लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज के लिए, उसमें ये शायद फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन कराने आपको जा रहा हूं। तो क्या पूछा गया है, उसमें क्या दिया हुआ है, ये लाइन, दो लाइन है, इस लाइन को बोला गया है AB और इस लाइन को बोला गया है CD। दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं और ये कोई वायर नहीं, केवल लाइनें हैं। वायर ये वाले, ये वायर है। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस लाइन में फील्ड जीरो होगी, किस लाइन में, AB में फील्ड जीरो होगी लाइन में कि CD में फील्ड जीरो होगी। तो हम लोग इससे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। किस लाइन में फील्ड जीरो होगी ड्यू टू बोथ वायर। तो एक पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, पहले ये पॉइंट, एक पॉइंट लेते हैं इस लाइन, पहले मैं AB में चेक करने जा रहा हूं, AB लाइन में चेक करने जा रहा हूं। एक मैंने पॉइंट ले लिया ये, ठीक है। अब अगर मैं यहां से इसे कंबाइन कर दूं तो कुछ डिस्टेंस आ जाएगी, R ले लेते हैं, वही डिस्टेंस यहां से आ जाएगी, वो भी R मान लीजिए। अब बताइए इस वायर की जो फील्ड है, ऐसे अंगूठा रखिए, राइट हैंड थंब यहां पर रखिए और जहां पर फील्ड निकालनी है वहां पर फिंगर रखिए। तो इसकी फील्ड कैसी आएगी, बाहर की तरफ, ठीक है। और इस वाले वायर की जो फील्ड है वो कैसी आएगी, अंदर की तरफ, इसकी बाहर और इसकी अंदर। और वैल्यू कैसी आएगी, सेम, डायरेक्शन कैसी, अपोजिट है। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए याद करिए, आपने वेक्टर में क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना पड़ेगा आपको। अगर दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में और वैल्यू इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, कैंसल, ठीक है। जैसे कि दो फोर्स है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन में लग गए, नेट फोर्स 0, सेम डायरेक्शन में लग गए 20 न्यूटन। वही यहां पर भी है। तो यहां पर दो फील्ड कैसी अपोजिट है, तो बेटा इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो क्या हो जाएगी, 0। ऐसे ही यहां कहीं पर चेक कर लेते हैं, ये करंट ऐसे जा रही है I, इसमें वायर में करंट ऐसे जा रही है I। बताइए इसकी जो फील्ड है ये जो वायर की फील्ड है, इसकी वजह से फील्ड कैसी आएगी, आउटवर्ड, और इसकी वजह से फील्ड कैसी आएगी, इनवर्ड, ठीक है। यहां पर फिर से फील्ड कैंसिल हो गई, कितनी हो गई, 0 आया। यानी कि हमारा आंसर क्या है, किस लाइन पे फील्ड 0 मिलेगी, तो AB लाइन में फील्ड क्या मिलेगी, 0। आप CD में चाहो चेक कर सकते हो। जैसे हमने एक पॉइंट ये ले लिया, अब इस वायर की फील्ड बाहर की तरफ है, इस वाले फील्ड वायर की फील्ड आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, तो यहां पर फील्ड ऐड हो जाएंगी कैंसिल होने की बजाय। ऐसे यहां पर इनवर्ड फील्ड है, इस वायर की वजह से यहां पर फील्ड इनवर्ड है, फिर से ऐड हो जाएगी। तो CD वाले लाइन पे फील्ड आपको 0 नहीं मिलेगी, CD वाले पे आपको फील्ड 0 नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें फील्ड कहां 0 मिलेगी, हमें AB वाली लाइन पे फील्ड क्या मिल जाएगी, 0, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो मैं इसे रफ करने जा रहा हूं और अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्ट्रेट वायर का। तो ध्यान समझिएगा, एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में वायर है, एक वायर है इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में, तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। तीनों जो साइड है वो A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, और ये सेंटर है, सेंटर उसका O है। और करंट ऐसे जा रही है, I करंट है, ऐसे जा रही है, ठीक है। करंट ये फ्लो कर रही है, करंट कैसे फ्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इसे बेसिकली हम लोग लूप बोलते हैं, लूप बोल सकते हैं। लूप किसी भी शेप का हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, लूप सर्कुलर भी हो सकता है, लूप किसी भी शेप का हो सकता है। तो ये लूप है। अब इसमें हम लोग
क्या करना है हम लोग को, क्या निकालना है, हम लोग को फील्ड निकालनी है। किस पॉइंट पे निकालनी है, ओ पॉइंट पे निकालनी है। ठीक है, ये भी स्टेट वायर है, ये भी स्टेट वायर है, ये भी स्टेट वायर है। अब फील्ड में प्रॉब्लम क्या है, फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो तीनों की डायरेक्शन की बात भी करनी पड़ेगी। तो इसकी डायरेक्शन तो हम ऐसे यहां पर थंब रखेंगे, राइट हैंड, ध्यान रखिएगा, राइट हैंड ऐसे, और फिंगर ऐसे रखेंगे, तो इसकी फील्ड आउटवर्ड, इसकी फील्ड आउटवर्ड, इसकी फील्ड आउटवर्ड, तीनों बार की फील्ड कैसी है, आउटवर्ड। और यहां पर सिमेट्री भी है, यहां पर सिमेट्री है, इसका मतलब ये है कि तीनों बार की जो फील्ड है वो कैसी आएगी, आउटवर्ड, सभी डायरेक्शन सेम है, और सभी की जो फील्ड की वैल्यू है वो भी कैसी आएगी, इक्वल आएगी। तो सभी को आपस में ऐड कर देंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एक वायर की फील्ड आएगी वही सभी की फील्ड आएगी। तो यहां पर आप जानेंगे अच्छे से सिमेट्री है इस जगह पे। तो हमें किस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी। एक काम करते हैं, हम क्यों ना इस वाले वायर की फील्ड को निकाल लें, नीचे वाला जो वायर दिया हुआ है इसकी फील्ड निकाल लें। जो इस वाले वायर की फील्ड यहां पर आएगी वही इस वाले वायर की आएगी और वही इस वाले वायर की आएगी। तो एक वायर की फील्ड निकाल लें, फाइंड कर लें, और 3 से मल्टीप्लाई कर दे, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्शन सबकी सेम ही है। ध्यान रखिएगा, कोई भी लूप कितने भी सेगमेंट्स मिलकर बना हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो हेक्सागन हो, ठीक है, तो करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में आएगी। आप तो अब हम इसकी वायर की फील्ड यहां पर निकालते हैं, वो पॉइंट पे निकालते हैं। तो उसके लिए याद करिए, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये वायर की जो लेंथ है तीनों की इनफाइनाइट नहीं है, डेफिनेट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ नहीं है। यहां पर आप फील्ड म्यू0 आई डिवाइड बाई 2 पाई आर नहीं लगा सकते, म्यू0 आई अपन 4 पाई आर नहीं लगा सकते। हम क्या लगा सकते हैं, फार्मूला, जनरल फार्मूला। कौन सा फार्मूला, जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला पर लिख देते हैं, म्यू बी इक्वल टू म्यू0 आई डिवाइड बाई 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है। जब वायर की लेंथ इनफाइनाइट ना हो तो मजबूरी है यही फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या क्या चाहिए हमें, मैंने क्या बताया था, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हमें φ1 चाहिए, φ2 चाहिए, और क्या चाहिए, r, ये तीनों चाहिए। r के लिए ध्यान रखिएगा हमेशा r डिस्टेंस कौन सी होती है, हमेशा वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वायर है, ये डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस कौन सी है, r, ये हमें डिस्टेंस चाहिए। और क्या चाहिए, एंगल। तो भाई वायर का, इस वायर की फील्ड निकाल ले, एक एंड ये है और एक एंड कौन सा है, ये है, दोनों को O से कंबाइन कर दीजिए ऐसे। ठीक है, ये वाला जो एंड बना रहा है एंगल, उससे आप φ1 मान लीजिए, इससे ये जो बना रहा है इससे φ2 मान लीजिए। क्योंकि सिमेट्री है, आप कोई भी एंगल चाहे ये ले लो, आप चाहे ये लो, वैल्यू सेम ही आनी है, वैल्यू सेम आएगी। आप जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर साइड कितने एंगल का होता है, 60 का होता है। तो फिर ये कितने का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा। ये कितना है, 90 है, तो बेटा फिर ये कितना बचेगा, 60। ऐसे ही सिमेट्री है, ध्यान रखिएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60। तो भाई अपना φ1 φ2 का काम तो हो गया, φ1 φ2 तो अपना आ गया, कितना आ गया, 60 आ गया और 60 आ गया। अब क्या बचा, r। ये वाली डिस्टेंस क्या है, r, ये डिस्टेंस अपनी r है, ध्यान रखिएगा, ये r में लिखा हुआ है। और करंट ध्यान रखिएगा, करंट कितनी वायर में, I है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, r है। अब ये डिस्टेंस हम यहां रखनी है, ये डिस्टेंस कैसे निकाले, तो बच्चों ध्यान रखो, ये डिस्टेंस कितनी थी, a, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, a/2। बाकी आपको ये एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। एंगल कितना दिया, ये एंगल कितना है, 30 है। एंगल के सामने 30 लेना है, एंगल के सामने वाली जो लाइन है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। आप यहाँ पे tan रूल लगा दो, तो tan 30 की वैल्यू, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू r, जो कि हमें फाइंड करनी है, बेस की वैल्यू कितनी है, a/2 है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती थी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√3 और a/2 मल्टीप्लाई हो गया इसमें, तो ये लिख लेते हैं, सीधे आ जाएगा r = a डिवाइड बाई 2√3
ये आर की वैल्यू आ गई, ये आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू चाहिए थी। और आप जानते हो φ1 φ2 की वैल्यू इक्वल है, φ1 और φ2 दोनों इक्वल है, जो यहां पर सिमेट्री है। और कितनी वैल्यू है 60n की। अब सब वैल्यू यहां पर रख देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहां पर लिखते हैं इसकी वैल्यू, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, और ये हो जाएगा साइन 60 प्लस साइन 60। ठीक है, आर की जगह पे ध्यान रखिएगा क्या वैल्यू आई थी इसकी, a डिवाइड बाई 2√3। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, √3/2। यहां पर भी √3/2। कितने √3/2 हो गए, 2, 2 इंटू √3/2। तो और ये 2√3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो b कितना हो गया, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई a, 2√3 ये वाला ऊपर चला गया। और इनकी जगह पे कितना लिख लेंगे हम लोग, 2 इंटू √3/2 ये लिख लेंगे। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये 4 इस 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो यहां पर 2 बचेगा। तो एक वायर की फील्ड क्या आ गई, √3 इंटू √3 3 हो गया। तो ये आ गया 3 म्यू नॉट आई और डिवाइड बाई 2 पाई a। ये फील्ड आई, पूरे वायर की फील्ड नहीं आई, ये भी आंसर नहीं आया, ये एक वायर की फील्ड आई। ठीक है, हम आंसर के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, पूरे वायर का नहीं है, पूरे वायर की तो नहीं, पर एक वायर की है, बट आंसर काफी पास है। ये इस वायर की फील्ड आई है, मैंने बताया था सिमेट्री है, वही फील्ड इस वायर की भी आएगी और वही फील्ड इस वायर की भी आएगी। एक काम करना है, बस इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तीनों वायर की फील्ड कैसी है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड है। तो जो नेट फील्ड है वो हो गई 9 मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 से, 3 पहले था, 9 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई a, ये फील्ड आ गई। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको बायोसेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन, बायोसेवर्ट लॉ समझ में भी आ गया होगा, डायरेक्शन भी समझ में आ गई होगी, और इसका एप्लीकेशन भी समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन तो पक्का आपको आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए और डिस्कस करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, मैं पढ़ने जा रहा हूं इसको। आंसर देख लीजिए क्या आया फिर से एक बार, 9 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई a। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही अच्छा, अगर हमारे पास ऐसे एक ये वायर होता, एक स्क्वायर वायर होता, ऐसा वायर होता, और हमें सेंटर पे फील्ड निकालनी होती इस जगह पे, तो कैसे निकालते, करंट मान लीजिए इसमें आई है, ऐसे करंट आई है, आई करंट है, और कहां पे निकालनी है, सेंटर पे फील्ड निकालनी है, सेंटर पे फील्ड फाइंड करनी है। और इसका मैं ओ बोल देता हूं, और साइड कितनी इसकी है, ए साइड है, यहां पर फील्ड निकालनी। अब प्रीवियस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि वहां पर 3 सेगमेंट थे, 3 वायर से मिलकर लूप बना था, यहां पर 4 से मिलकर बना, वो ट्राइंगल था और यहां पर स्क्वायर है, इतना डिफरेंस है। बाकी पूरा प्रोसीजर वही है जो हम लोगों ने किया था उसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी हम लोग इस वाले वायर की फील्ड हम लोग यहां पर फाइंड कर लेंगे, ऐसे यहां पर फाइंड कर लेंगे, और फिर इसकी फील्ड यहां पर निकाल लेंगे। अब यहां पर कितने सेगमेंट है, 4 है। सभी की फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड, सभी की आउटवर्ड है। एक वायर की फील्ड निकालेंगे और लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा, फिर से लिख रहा हूं, फॉर्मूला क्या लगाना है, जनरल फील्ड का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ये वायर लंबे नहीं है, ये वायर की लेंथ इनफाइनाइट नहीं है, डेफिनेट लेंथ है वायर की। तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये लगाना है फॉर्मूला। ठीक है, फिर से एक बार। अच्छा, क्या फाइंड करना है फिर से बताइए, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, φ1 φ2 और ये r। ठीक है, ये डिस्टेंस जो हमारी है, ये क्या है, r, एक तो ये निकालना है, और ये वाले एंगल हमें निकालने हैं। जो ये बना रहा है ये एंगल, और जो ये बना रहा है ये एंगल, दोनों सेम आएंगे, सिमेट्री है, सेम आएंगे। ये एंगल कितना है, 90, कितना होता है 90। तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45,
ये एंगल कितना होता है 90, 90 में से 45 गया तो ये कितना एंगल बचेगा 45, तो ये भी 45 और ये भी 45। एक बात तो क्लियर है, एंगल आ गया 5152, कितना आ गया 45। ठीक है, अब क्या बचा, अब ये डिस्टेंस बची r बची। अब r और निकालना है, बस अपना आंसर आ जाएगा, लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए आप, ये कंसीडर कर लीजिए। ये कितनी लेंथ है r, ये निकालना है। ये पूरा a है तो फिर जो ये लेंथ है कितनी हो जाएगी a/2, ये a/2 है और ये क्या है r है और ये एंगल 45 है। अब हमें ये एंगल लेना है, हमें इस एंगल की बात करनी है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूं ऐसे, ये r है, ये a/2 है और ये 45 है। तो tan 45 कौन सा रूल लगाना है, tan रूल। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे देता हूं, tan 45 इक्वल टू ये हो जाएगा r डिवाइड बाई a/2। आप अच्छे से जानते हैं सब, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यहां 1 आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1 के बगल में, तो r की वैल्यू आ जाएगी a डिवाइड बाई 2, ये r की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास r भी आ गया, 5152 भी आ गया, सब वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बार की फील्ड आएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार की फील्ड फाइंड कर लेते हैं, μ0I डिवाइड बाई 4 पाई r। r की वैल्यू क्या आ गई थी a/2, r की वैल्यू a/2 और 5152 की वैल्यू कितनी थी 45। तो sin 45 प्लस sin 45 सीधे लिखता हूं 2 sin 45 और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ठीक है, चलिए अच्छा एक और चीज कि ये 2 ऊपर जाएगा, 2 से मिलेगा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। तो सीधे इन दोनों 2 से इस 4 को कैंसिल आउट कर देते हैं और ये sin 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। तो सिंगल वायर की जो फील्ड है वो आ गई μ0I डिवाइड बाई पाई, ऐसा लिख लीजिए √2 पाई इंटू a, ये आ गई। लेकिन अभी केवल ये एक वायर की फील्ड है, ऐसे कितने वायर हैं 4 है, सभी की फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो लास्ट में इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 μ0I डिवाइड बाई √2 पाई इंटू a। बस हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। तो ये हमारी b की वैल्यू आ गई, पूरा जो हमारा आंसर आ गया। आप ये भी हमारा आंसर है और आप चाहें तो उसको थोड़ा सा 1-2 स्टेप और सॉल्व कर सकते हो। जैसे 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 और 2 को क्या लिख सकते हो उसमें आप √2 इंटू √2 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2√2 μ0I डिवाइडेड पाई ये भी आ सकता है, तो वो भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ठीक है, तो आज मैं वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए आज मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं।